हेलो स्टूडेंट्स, ऑसिलेशंस में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक सिंपल पेंडुलम भी है जिसको आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने जितनी भी चीज़ों को डिस्कस किया है वो आप अपने प्रीवियस वीडियो में आपने देखा भी है, जिसमें स्प्रिंग के सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना, और वाइब्रेशन ऑफ स्प्रिंग्स, लोडेड स्प्रिंग, उसके बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया था। तो अभी सिंपल पेंडुलम की बात करते हैं। In fact, a simple pendulum consists of a small mass. मास जो है ये मास है जो बॉब की मास होती है, द पेंडुलम बॉब सस्पेंडेड फ्रॉम द एंड ऑफ अ लाइट थ्रेड। ये थ्रेड है जिसकी लेंथ एल, स्मॉल एल यहाँ पे मैंने कंसीडर की हुई है। द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, दिस इज द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन जहां से इसको सस्पेंड किया गया है, टू द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द बॉब। ये इस बॉब की सेंटर है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी बोलेंगे इसको क्योंकि बॉब स्फेरिकल मैंने लिया है। तो ये चीज जो आएगी यहां तक ऑफ द बॉब इज कॉल्ड द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द बॉब। इसको इफेक्टिव लेंथ, इस एल को इसके लेंथ से, सस्पेंशन पॉइंट से बॉब के सेंटर तक की लेंथ को हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव लेंथ। तो आप देख सकते हो ये ओ को मैं नीचे कंसीडर कर रहा हूं यहाँ पे। O is the equilibrium position of or as a mean position, तो इसको मीन पोजीशन की तरह ट्रीट किया जा रहा है O को। साथ ही साथ एक लेंथ है, जो लेंथ ये इफेक्टिव लेंथ है, इसको S से, यहाँ से S से O तक की जो लेंथ है वो इफेक्टिव लेंथ है। और इसके साथ साथ देखो, अगर आपका बॉब जो है, पेंडुलम जो है, अपने पोजीशन से चेंज करता है, पोजीशन को दूसरी जगह पे लेके आ रहा है। मान लो कि इस पोजीशन से O से लेके ये आ गया आपके दूसरे पोजीशन पे। दूसरा पोजीशन जो है उसको मैं यहाँ पे कुछ दूसरा नाम दे देता हूँ। इस पोजीशन को मैं B नाम दे देता हूँ, पोजीशन B। और OB जो है, O से B तक का ये एक आर्क बना रहा है। मान लो एक कर्व सरफेस, एक आर्क यहाँ पे फॉर्म कर रहा है, जिसकी एंगल जो है यहाँ पे, एंगल को भी मैं दिखा दूं। एंगल आपके लिए यहाँ पे थीटा है। ये थीटा एंगल मैंने ले लिया है, ये थीटा एंगल है। और अब आप देखोगे यहाँ पे क्या है कि हमें जो ये बॉब है, जो बॉब की मास है, ये m मास का बॉब है। बॉब की मास तो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड ही एक्ट करेगी। तो इसके मास की बात करें तो मास अगर सेंटर पे भी था तो सेंटर पे वर्टिकली डाउनवर्ड, और इस जगह पे भी है तो इस जगह पे भी इसकी मास जो है, मास मतलब वेट यहाँ पे कहें, मास कहना सही नहीं होगा, तो मास तो m होता है, तो इसकी वेट जो है वर्टिकली डाउनवर्ड हमेशा लगेगी, mg, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो क्या क्या टर्म्स हैं इसमें उसको भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, इसके लिए आपने सपोज किया है, यहाँ पे देखो, सपोज L, जिसको कि इफेक्टिव लेंथ आप बोल रहे हैं, L इज द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम, M इज द मास ऑफ द बॉब, एंड OB जिसको X माना है, वाइब्रेटिंग बॉब इज इन द पोजीशन B, जो O से B पोजीशन पे चला गया था। थीटा जो है ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, T क्या है, T इसकी टेंशन है, और साथ ही साथ यहाँ पे आप देखो mg, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, तो mg क्या है, mg वेट ऑलवेज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। यहाँ पे लेकिन mg को मैं कुछ ब्रेक करूंगा, इसके कंपोनेंट में मैं ब्रेक करना चाहूंगा mg को। अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे इसके कंपोनेंट्स को मैं ब्रेक करके दिखाना चाहूंगा। तो देखिए mg का जो कंपोनेंट है, mg तो नीचे लग रहा है, इसके साथ जिस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में आपका जो है, ये देखो इसी डायरेक्शन में टेंशन भी काम कर रहा होगा। टेंशन हमेशा लगता है, टी टेंशन जो लगता है हमेशा टुवर्ड द सेंटर ऑफ द स्ट्रिंग, ये एस है जिस पॉइंट पे ये सस्पेंड हुआ है, उसी के तरफ टेंशन लगता है हमेशा। इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि टेंशन हमेशा उसी डायरेक्शन में लगेगा। अब जो पार्ट्स और भी हैं वो है, एक इस डायरेक्शन में देखो, जिस डायरेक्शन में मतलब टेंशन के अपोजिट डायरेक्शन में, टेंशन किधर लग रहा था आपका, टेंशन आपका लग रहा था ऊपर की तरफ, ये टेंशन ऊपर की तरफ लग रहा है, और टेंशन के अपोजिट डायरेक्शन में इस तरफ क्या लगेगा उसको देखेंगे। देखो ये mg जो है आपका,
mg कुछ एंगल बना रहा है, mg यहाँ पे mg कितना एंगल बनाएगा इसके साथ, इस टेंशन के अपोजिट डायरेक्शन वाले के साथ, टेंशन ऊपर लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में इस तरफ लग रहा है, ये एंगल सेम बनेगा थीटा। थीटा क्यों बनेगा? क्योंकि देखिए ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा, ऊपर में भी इस ये जो आपकी वर्टिकल लाइन है उसी के पैरेलल दूसरी वर्टिकल लाइन mg है, दोनों ही mg इस तरफ है, तो ये दोनों पैरेलल हैं और ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है ये लाइन, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे थीटा बन रहा है तो यहाँ पे भी थीटा बनेगा, दोनों पैरेलल लाइंस हैं, इसको कट कर रहा है ये, तो यहाँ पे थीटा बनेगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से। तो ये जो होगा इसका कंपोनेंट mg का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आपका हो जाएगा mg cos थीटा, ठीक है, इस डायरेक्शन में mg cos थीटा, और इसके ठीक परपेंडिकुलर इस तरफ देखोगे, मतलब cos थीटा के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होगी इस तरफ, वो होगी आपकी mg sin थीटा इस डायरेक्शन में। मैं थोड़ा बड़ा अगर ड्रॉ करूं तो भी आप देख पाओगे यहाँ पे, ये क्या होगा आपका, ये होगा आपका mg sin थीटा। तो इसको भी मैं लिख देता हूं यहाँ पे कि ये क्या टर्म है आपका, तो mg sin थीटा, ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आप कह सकते हो, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ mg, ठीक है। तो ये डायग्राम जो कंपोनेंट आप देख रहे हो mg sin थीटा जो है, ये एक्ट्स टेंजेंट टू द आर्क, ये जो आर्क बनाया है आपने यहां से O से लेके B तक का, इस पे टेंजेंट होता है, along which the bob moves, this component restores the bobs towards equilibrium position, क्योंकि अगर आप बॉब को O से B पे लेके जा रहे हो तो फिर यहाँ पे एक इसमें एनर्जी स्टोर्ड हो जाती है जो इसको मीन पोजीशन पे लाने के लिए कैपेबल होती है ना, और इसको ये जो एनर्जी स्टोर्ड फोर्स इसमें आती है जब आप इसको O से B पे ले जाके जाते हो, तो एक फोर्स इसमें रीस्टोर हो रहा है, उस फोर्स को आप बोलोगे रीस्टोरिंग फोर्स। तो यहाँ पे रीस्टोरिंग फोर्स के लिए अगर आपको फॉर्मूला लिखनी हो, आप सोचोगे कि क्या फॉर्मूला होगा रीस्टोरिंग फोर्स का, तो मैं बताऊं कि रीस्टोरिंग फोर्स दिस वन F इक्वल टू, ये mg sin थीटा होगा, mg sin थीटा, लेकिन ये किस में होगा, ये माइनस में होगा, निगेटिव होगा। जिस तरह से स्प्रिंग के साथ करते थे, F इक्वल टू kx लिखते थे और उसमें माइनस लेते थे आप, क्योंकि माइनस वहां पे भी, वो माइनस भी रीस्टोरिंग फोर्स को बतलाता है, और जहां पे भी फोर्स आप देखोगे, फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है निगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट के, तो ये आपको समझ लेना है कि यहाँ पे एक्सलेशन इस केस में जो SHM होगा वो सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में होगा, और यही प्रॉपर्टी भी होती है इसकी, ठीक है। तो द नेगेटिव साइन, दिस नेगेटिव साइन shows that the restoring force points opposite to the direction of the displacement, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आपका O से B की तरफ है और OB को हमने क्या माना था, X माना था, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब B से O की तरफ इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी, फोर्स लगेगा, तो ये रीस्टोरिंग फोर्स इसलिए नेगेटिव होता है। अगर यहाँ पे ऊपर में जो कंडीशन दी हुई है, यहाँ पे थीटा आप मान रहे हो, अगर थीटा काफी स्मॉल हो, है ना, इफ थीटा इज स्मॉल, अगर ऐसा आप ले लेते हो तो आपको ये समझना होगा यहाँ पे कि साइन थीटा जो होगा वो ऑलमोस्ट इक्वल टू आप थीटा मान सकते हो, सो दैट द रिस्टोरिंग फोर्स कैन बी रिटन एज। अब रिस्टोरिंग फोर्स जो यहाँ पे आपने लिखा है इसको आप कैसे लिखोगे वो मैं दिखाता हूँ। अब आपके पास रिस्टोरिंग फोर्स को लिखने का तरीका, साइन F इक्वल टू माइनस mg साइन, साइन हट जाएगा क्योंकि साइन के जस्ट इक्विवेलेंट में आपने थीटा लेना है, तो अब आप लिखो यहाँ पे कि F इक्वल टू माइनस m इंटू जी इंटू थीटा, ठीक है, और द लीनियर डिस्प्लेसमेंट x जो हमारी वहां पे हमने माना है, द लीनियर डिस्प्लेसमेंट, शॉर्ट में डिस्प्लेसमेंट को इस तरह से मैं लिख रहा हूं, x ऑफ द बॉब from its mean position इसके मीन पोजीशन से
ये क्या होगा, रिलेट होगा, रिलेटेड टू इट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो कि आपका थीटा है, ठीक है। तो ऐसे भी आपने क्या स्टडी किया हुआ है, थीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा इक्वल टू होता है L/R, होता है ना, ये तो हमने पूरा हम लोगों ने स्टडी कर रखा है, इसमें कोई तो दिक्कत है नहीं। तो यहाँ पे आपके पास थीटा इक्वल टू L/R नहीं होके, क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्या है, R नहीं है, ये क्या है, X है। तो इसको आप X, R को आप X बना दो। तो यहाँ से अगर आप X की वैल्यू देखोगे तो X इक्वल टू कितना होगा, है ना, ये देखो, X थीटा इक्वल टू, चूंकि यहाँ पे आप X/L लिखते हो ना, थीटा इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, तो थीटा इक्वल टू आपके पास यहाँ पर आ जाएगा X/L। देखो ये चीज यहाँ पे थीटा इक्वल टू X/L डायरेक्ट आप लिख दो, ठीक है, थीटा इक्वल टू X/L, तो ये लिख दिया आपने। और x की वैल्यू आप निकाल लो, आप देखो क्या आएगा, x इक्वल टू L थीटा, ठीक है। तो रिस्टोरिंग फोर्स जो आपकी आ रही है, वो रिस्टोरिंग फोर्स कैसी रहेगी, तो फोर्स भी देखेंगे और एक्सलेशन को भी देखेंगे हम लोग, है ना, दोनों को ही हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो सबसे पहले मैं फोर्स ले लेता हूँ, तो F रिस्टोरिंग फोर्स F इक्वल टू माइनस m g और थीटा की जगह पे X/L, ठीक है। और एक्सलेशन की बात करो तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा, A इक्वल टू F/m होगा। और F/m कहने का मतलब क्या हो गया, अब यहाँ पे अगर आप डिवाइड m कर दोगे, जितने भी टर्म्स यहाँ पे आपके पास देखो, ये जो टर्म आया हुआ है, अगर डिवाइड बाय m करते हो तो ये m और ये m तो कैंसिल हो रहा है आपका, है ना। तो ऐसे केस में m आपका कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया आपके पास, माइनस G/L इंटू x, ये बच गया आपके पास, ठीक है। अब 9 G/L जो है आपका, दिस वन इज कांस्टेंट फॉर ए गिवन पेंडुलम। सो ऐसे केस में एक्सलेशन जो है, फिर से आपके पास देखो, अगर आप इसको, इस टर्म को कांस्टेंट मानोगे तो एक्सलेशन फिर से आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट को आ जाता है। Thus the acceleration A of a bob is directly proportional to its displacement x. Its direction is opposite to the direction of the displacement, है ना। Therefore motion of the bob is, मैंने बोला था कि अगर ये कंडीशन अगर फुलफिल करता है तो मोशन ऑफ द बॉब क्या होगा, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को दिखाएगा, ठीक है ना। अब हमें बात करनी है इसके टाइम पीरियड के बारे में, कि टाइम पीरियड क्या होगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा। फिर आइए देख लेते हैं टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होना चाहिए। देखिए अब हमें टाइम पीरियड का, तो टाइम पीरियड t इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सलेशन। तो इस जगह पे आपने डिस्प्लेसमेंट लिखा, अपॉन में एक्सलेशन, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट, अब इसमें आप देखो डिस्प्लेसमेंट आपका क्या है, अगर लीनियर डिस्प्लेसमेंट की मैं बात करूं तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट आपका क्या है, x है, और एक्सलेशन, लीनियर एक्सलेशन क्या है, वो आपका a है। तो और x/a, इसका मतलब आप लिख सकते हो यहाँ पे, दिस वन x अपॉन a इज इक्वल टू क्या होगा, L/G, इसके इक्वल हो जाएगा। तो टाइम पीरियड जो आएगा इस हाल में आपके पास t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L/G, ये आपका टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ जाएगा। और इसी फॉर्मूले को हमें अपने न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करके टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिखना है और उसको
उसकी टाइम की वैल्यू निकाल सकते हो आप वन कंप्लीट ऑसिलेशन के लिए। ठीक है, दिस एक्सप्रेशन गिव्स द टाइम पीरियड ऑफ SHM। और यहाँ पे अगर फ्रीक्वेंसी की अगर बात करोगे इसी केस में, तो आपको पता है फ्रीक्वेंसी को अगर आप f से लिख रहे हो f इक्वल टू 1/t, और 1/t जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा फिर 1/2 पाई अंडर रूट g/l के। तो ये फ्रीक्वेंसी के लिए भी आ जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीज को मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा आपके लिए। पहली बात ये है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ओनली किस पे, ओनली ऑन द लेंथ एंड जी। फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड कर रही है, लेंथ पे एंड जी पे, क्योंकि देखो 2 पाई तो कांस्टेंट है, जी पे और एल पे डिपेंड कर रही है। दिस फैक्ट्स प्रोवाइड्स अ सिंपल मेथड टू मेजर जी तो आप मेजर कर सकते हो, है ना। और पेंडुलम ऑफ नोन लेंथ, जो आप पेंडुलम लेते हो प्रैक्टिकल करते हो तो उसमें क्या करते हो पता है, आप पेंडुलम ले लिया और उसमें आप 1 या 2 ऑसिलेशन में आप रीडिंग नहीं लेते, कम से कम 20 ऑसिलेशंस या 22 ऑसिलेशंस आप कराते हो, और उसकी टाइम पीरियड आपको स्टॉप वॉच दे दी जाती है, उससे आप मेजर करते हो कि टाइम पीरियड कितनी लग रही है। ऐसे एटलीस्ट 5 रीडिंग आप लेते हो और उसका एवरेज निकालते हो, तो आपको टाइम पीरियड पता लगता है। ठीक है, आप मून पे तो पता है ना, मून पे क्या होता है 1/6 होता है, अर्थ के जी की वैल्यू क्या होती है, अर्थ पे जितनी जी की वैल्यू है उसका 1/6 होता है। मतलब अर्थ पे अगर 9.8 लेते हो तो वहां पे क्या होता है 9.8/6 होता है ना। तो वहां पे अगर देखा जाए तो इसी सिंपल पेंडुलम के इस फॉर्मूले में टाइम पीरियड t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l/g में, तो ऐसे केस में g अगर 1/6 हो जाता है तो सोचो ना, तो वहां पे क्या होगा, जी हाँ, pendulum of given length on the moon would have a period over twice as length on the earth। ठीक है, एक और पेंडुलम होता है जिसका नाम आपने सुना होगा, उसको बोलते हैं हम लोग सेकेंड्स पेंडुलम। कौन सा पेंडुलम बोलते हैं, सेकेंड्स पेंडुलम। अब सेकेंड्स पेंडुलम नाम सुनने में तो सेकेंड्स मतलब कौन सा सेकेंड्स है पता नहीं, है ना, तो फिर भी यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको। सेकेंड पेंडुलम वो पेंडुलम होता है जिसकी टाइम पीरियड 2 सेकेंड्स की होती है। आप वहां पे लिखो अ सिंपल पेंडुलम, पेंडुलम वही है, कोई दूसरा नहीं है, लेकिन अ सिंपल पेंडुलम whose टाइम पीरियड इज उस टाइम पीरियड इज कितने का होगा 2 सेकेंड्स। जिसकी टाइम पीरियड होगी 2 सेकेंड्स की, उसको बोलोगे आप सिंपल सेकेंड पेंडुलम। मतलब कहने का मतलब t इक्वल टू आपका फॉर्मूला तो आपने देखा है 2 पाई अंडर रूट l/g होता है, ये तो फॉर्मूला हो गया आपका, है ना, ये फॉर्मूला तो आपने देख रखा है। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग करते हो और l की वैल्यू निकालो, देखो l इक्वल टू कितना हो जाएगा t स्क्वायर इंटू जी अपॉन 4 पाई स्क्वायर, ये लिख सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, अब आप यहाँ पे ले लो t इक्वल टू 2 सेकेंड, क्योंकि आपने जो पेंडुलम लिया हुआ है उसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड का है, और g की वैल्यू ले लो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब आप ये वैल्यू लोगे ना तो देखो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, 2 का स्क्वायर, t है तो टाइम पीरियड 2 का है, 2 का स्क्वायर इंटू 9.8 अपॉन 4 पाई स्क्वायर, ऐसा कर लो। देखो मैंने आपको कैलकुलेशन के लिए ये चीज बताई है कि पाई स्क्वायर जो है ना वो 9.8 के इक्वल ही होता है, तो आपको कैलकुलेशन करना नहीं यहाँ पे, आप सीधा बता देना कि जी ये हमें पता है इसलिए हम इसको अप्लाई करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे में पाई स्क्वायर और 9.8 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 2 जा 4 हो गया। ठीक है, तो लगभग देखो कहने की बात है कि यहाँ पे ये 1 आ रहा है, लेकिन कैलकुलेट करोगे एग्जैक्ट कैलकुलेशन में ये लगभग जो आएगा आपके पास 0.993 की वैल्यू आएगी।
ठीक है, 0.993 की वैल्यू आएगी इतने मीटर की, मतलब 99.3 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका मतलब ये नोट करने वाली बात ये है कि द लेंथ ऑफ सेकेंड पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ g एंड द वैल्यू ऑफ लेंथ चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ड्यू टू द चेंज इन g। सिर्फ g की वैल्यू में चेंजेस के कारण इसकी लेंथ में आप चेंजेस करो, बाकी सेकेंड पेंडुलम सब कुछ सेम रहेगा, कोई इसमें चेंजेस नहीं आएगा।